हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन कंपस। तो हम कंटिन्यू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जीएस पेपर के सॉल्यूशन को और आज करेंगे 17 मार्च 2026 के पहले शिफ्ट के पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पात्र खाताधारक निम्नलिखित तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर ए 10,000। तो जनधन खाता धारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बैंक की वित्तीय सेवा है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी लोन जैसा होता है जिसकी एक तय समय सीमा होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस राजवंश का शासन था? तो कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार का शासन था जब वहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में संघर्ष चल रहा था। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा 753 ईस्वी में की गई थी। यह एक दक्षिण भारत का राजवंश था जिसकी राजधानी मान्यखेत थी जो कि अभी कर्नाटक के मलखेड़ में पड़ती है। राष्ट्रकूट वंश के संरक्षण में ही एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। फिर आते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी जिसकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का विस्तार बंगाल और बिहार के क्षेत्रों तक था। पाल वंश में सबसे महान शासक धर्मपाल हुए जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय और सोमपुर विश्वविद्यालय भी पाल वंश के समय ही बनी थी। फिर देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश मुख्यतः 3 राजवंशों में बटा था। पहला बादामी के चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य और तीसरा बेंगी के चालुक्य। तो आज हम बादामी के चालुक्य के बारे में जानेंगे। बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। चालुक्य राजवंश की राजधानी वातापी कर्नाटक थी। इस राजवंश के सबसे महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और इस युद्ध का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विशेष रूप से अपनाई गई? तो नरमपंथियों के द्वारा विशेष रूप से संवैधानिक सुधार को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। तो हम जानेंगे स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। इसका तत्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था जब लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को विभाजित कर दिया, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया, वहीं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। इस विभाजन की वजह से लोगों में ब्रिटिश राज के खिलाफ काफ़ी विरोध था और उन्होंने इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं जैसे कपड़ा, नमक और चीनी का बाइकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। वहीं भारतीय वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को फलने फूलने में मदद मिली। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही आमार सोनार बांग्ला लिखा जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 और 2011 के बीच
नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दिखाई। तो यह है नागालैंड। नागालैंड में -0.6% नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि नागालैंड की जनसंख्या 2001 से 2011 आते आते घट गई। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में देखी गई, जहां 27.9% वृद्धि हुई। फिर अरुणाचल 26%, बिहार तीसरे नंबर पर 25.4% दशकीय वृद्धि के साथ था। वहीं यूनियन टेरिटरी में दादरा एवं नगर हवेली 55.9% के साथ सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे कम वृद्धि नागालैंड में हुई, जैसा कि हम जानते हैं वहाँ नकारात्मक वृद्धि हुई। फिर केरल में 4.9% और गोवा में 8.2% की वृद्धि हुई। पूरे भारत में 2001 से 2011 की तुलना में 17.7% की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्ज किया गया। नवंबर 2025 तक भारत में स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत था? तो यह था 51.5%। गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत मतलब जहाँ पे कोयले या अन्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आगे बढ़ेंगे। हर 12 साल में आयोजित होने वाले कौन सा उत्तर भारतीय मेला प्रयागराज में एक प्रमुख हिंदू तीर्थ यात्रा कार्यक्रम है? तो यह है हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला। फिर यहाँ पे हेमिस फेस्टिवल दिया गया है। हेमिस फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक है। फिर जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल उत्सव के बारे में। तो यह नागालैंड के किसामा हेरिटेज फेस्टिवल में मनाया जाता है और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। विंडोज़ ओएस का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस शेड्यूल जैसे निम्न स्तरीय संचालन को संभालने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है विंडोज़ का विंडोज़ कर्नल। विंडोज़ एक्सप्लोरर इंटरनेट का उपयोग करने के लिए काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कौन सी धारा एक नए क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर नागरिकता प्रदान करने को नियंत्रित करता है? तो यह है धारा संख्या 7, सेक्शन 7। सेक्शन 5 कहता है पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता, जैसे भारत में नागरिकता के लिए 7 वर्ष का निवास होना चाहिए। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि स्वयं या माता पिता 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के निवासी थे। फिर भारतीय नागरिक से विवाह और लास्ट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिया जाता है, जिससे वह भारत के नागरिक बनते हैं। फिर देखते हैं सेक्शन 6। यह होता है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। इसमें भारत का नागरिक बनने के लिए 12 वर्ष तक पूर्ण रूप से भारत में निवास करना होता है और नागरिकता प्राप्त करने के समय उत्तम चरित्र का होना ज़रूरी है और व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया न चल रही हो। फिर देखते हैं सेक्शन नंबर 9 यानी कि धारा संख्या 9। इसमें नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान है, जैसे नो डुअल सिटीजनशिप, यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 15 सितंबर को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो यह थी गीताजी कुबुंदजी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10।
संयुक्त राष्ट्र की 2025 की कौन सी घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि सदस्य देश मानवाधिकारों, पर्यावरण, दंडात्मक कानून और समुद्र के कानून सहित अन्य बहुपक्षीय संधियों की पुष्टि करना जारी रखेंगे। तो यह था संधि कार्यक्रम 2025 2025 ट्रीटी इवेंट। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, तो हम यूएनओएस के बारे में जानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की 2025 की मीटिंग फ्रांस और इक्वाडोर में हुई थी, जहाँ पर नीस फ्रांस में इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। इसका गोल था 30x30 यानी 2030 तक दुनिया के 30% समुद्र का संरक्षण करना, समुद्र में पहुंचने वाले प्लास्टिक को कम करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस नो हार्म टू ओशियन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 कहता है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना। फिर ऑप्शन बी में दिया है समान न्याय सुनिश्चित करना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। यह आर्टिकल 39A 39A में दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायतों का आयोजन करना यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 कहता है जनसंख्या के आधार पर गांव या गांव समूह को पंचायत क्षेत्र में घोषित करते हैं, पंचों का चुनाव करते हैं और गांव के शासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 कहता है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार को कौन सा नाम दिया गया है? तो यह है मालाबार तट। मालाबार तट केरल के तटीय क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ तटों को कवर करता है। मालाबार तट में काफ़ी सारे लगून झील और कयाल यानी कि बैक वाटर पाए जाते हैं। यहाँ पे मसालों की काफ़ी अच्छी खेती होती है, जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, जायफल, और यह क्षेत्र रबड़ की खेती के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। फिर देखेंगे कोंकण तट। तो कोंकण तट दमन उत्तर से लेकर गोवा दक्षिण तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वत और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पर काजू और नारियल की खेती काफ़ी होती है। फिर देखते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। तो कोरोमंडल तट कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला है। इसमें बहने वाली नदियां हैं कावेरी, पलार, पेन्नार आदि। यहाँ मौजूद कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर देखते हैं कन्नड़ा तट, जिसे कर्नाटक तट भी कहा जाता है। यह मालाबार तट के ठीक ऊपर स्थित है। दक्षिण में मंगलुरु से लेकर उत्तर में गोवा तक फैला है। यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे नेत्रावती, शरावती आदि। इस क्षेत्र में नारियल और सुपारी की खेती की जाती है। यहाँ पे धान भी बहुत मात्रा में उगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13। अगस्त 2025 में घोषित किस मिशन का उद्देश्य भारत को बहुस्तरीय स्वदेशी वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करना है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मिशन सुदर्शन चक्र। की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 14। डेस्कटॉप पर एक फाइल का चयन किया जाता है, डिलीट कुंजी दबाने पर मुख्य रूप से क्या होगा? तो डिलीट बटन दबाने पर वह फाइल डेस्कटॉप से हट जाएगा और रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगा। फिर अगर आप इसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन से इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, या फिर अगर आप इसे परमानेंटली
डिलीट करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन से आप इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो आसान सवाल, यह है विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। पिछले क्लास में हमने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता के अन्य जगहों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता के सीमाओं के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जो कि आज के अखनूर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में इसकी सीमा थी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, हेडफोन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो हेडफोन आउटपुट डिवाइस होते हैं। हेडफोन, स्पीकर, स्क्रीन, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। वहीं इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्टाइलस, ये सारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16, नम हवाओं के संपर्क में आने वाली लोहे की वस्तुओं पर बनने वाली लाल भूरी परत का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो यह है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 तो हवा के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लगने लगता है, जो कि लाल भूरे रंग का होता है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे ही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तांबे पर जंग लगने पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैटिना है और इसका फॉर्मूला CuCO3 कॉपर कार्बोनेट है। सिल्वर पर लगने वाले जंग सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर, मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान एलील्स के पृथक्करण की व्याख्या करता है? तो यह होगा ऑप्शन संख्या 3, पृथक्करण का कानून, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक थे, उन्हें ही 1857 की क्रांति के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। पिछली क्लास में हमने जाना था कि किस क्रांतिकारी ने किस जगह से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज हम जानेंगे कि अलग अलग जगहों पर नेतृत्व दबाने के लिए किन किन अंग्रेज अफसरों ने अपना योगदान दिया था। तो दिल्ली में हडसन एवं निकोलसन विद्रोह दबा रहे थे, लखनऊ में कैंपबेल व लॉरेंस, कानपुर में कैंपबेल, झांसी में ह्यू रोज, बरेली में कैंपबेल, इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील, वहीं जगदीशपुर बिहार में विलियम टेलर और विंसेंट आयर विद्रोह को दबाने के काम में लगे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, नवंबर 2025 में घोषित ACITI पार्टनरशिप किन 3 देशों ने बनाई? तो ये 3 देश हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ACITI का फुल फॉर्म ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है। इसकी घोषणा नवंबर 2025 में G20 मीटिंग जोहान्सबर्ग के दौरान हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, 2025 में भारतीय वायुसेना IAF की 93वीं वर्षगांठ समारोह के संदर्भ में मुख्य औपचारिक परेड कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी वायुसेना स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद में। प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह AP सिंह हैं। वहीं वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम है। वहीं नौसेना दिवस नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को ही भारतीय नेवी ने कराची के बंदरगाह पर हमला किया था,
जिसे याद करने के लिए भारतीय नौसेना नेवी डे 4 दिसंबर 1971 को मनाती है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वर्तमान में D.K. त्रिपाठी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वहीं आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। निम्नलिखित में से कौन अनुकूलित सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर। काफ़ी आसान सवाल है, यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान मगध में कितने गांव, कितने गामा मौजूद थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80,000 गांव। बिंबिसार हर्यंक वंश के शासक थे। हर्यंक वंश की राजधानी राजगृह, जो आज का राजगीर है, थी। बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम नामक शहर की स्थापना की। अजातशत्रु के पुत्र उदयन हुए, जिन्होंने पाटलिग्राम को विस्तार करके पाटलिपुत्र नगर को बसाया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, इसीलिए हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भारत में शासन को कैसे प्रभावित करती है? केंद्र और राज्य वित्त आयोग जैसे तंत्र के माध्यम से संसाधन आवंटित करते हैं और इस तरह से भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शासन चलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया संवैधानिक संशोधन 42 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन में काफ़ी सारे बदलाव किए गए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर यहाँ देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में डाल दिया गया और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटकर केवल कानूनी अधिकार बनकर रह गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। उग्रवादी चरण के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो उन्होंने जोर दिया था स्वराज हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27। बैरन द्वीप, जिसमें 2025 में 2 विस्फोट हुए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। यह सवाल पहले भी आ चुका है, जिसको हमने विस्तार में देखा है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो अफगानिस्तान से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। फिर देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। वहीं भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। जुलाई सितंबर 2025 के दौरान ग्रामीण कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की हिस्सेदारी क्यों बढ़ी?
तो यह बढ़ी खरीफ कृषि कार्यों के कारण। प्रश्न संख्या 30। फरवरी 2025 तक भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 79.74 यानी कि 79.74%। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई। इसका उद्देश्य था हर घर तक साफ व पीने योग्य पानी को पहुंचाना। इसका लक्ष्य 2024 में पूरा होना था, जिसे अब बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% नल जल कनेक्शन वाले राज्य हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। भारत में कैबिनेट मंत्रियों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है वे गृह, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संविधान 60वां संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ होने की तारीख से दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। यह कहा जाएगा 239 ए अनुच्छेद के द्वारा। वहीं 239 ए बी अनुच्छेद कहता है आपातकाल के समय दिल्ली के शासन का अधिकार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के पास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऊटी में कोयम्बटूर की तुलना में ठंडी गर्मी का कारण बनता है, भले ही दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं? तो यह होता है ऊटी की अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। कोई भी स्थान जो अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है वहाँ पर टेम्परेचर अन्य जगहों की तुलना में कम होता है, भले ही दो जगहें एक ही अक्षांश पर क्यों ना मौजूद हों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 34 पर। मंदी के दौरान किस प्रकार की राजकोषीय नीति का प्रयोग करना चाहिए? तो मंदी के दौरान विस्तारवादी राजकोषीय नीति की ज़रूरत होती है। विस्तारवादी राजकोषीय नीति में सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर खर्च करती है। वहीं टैक्स में कमी करती है, इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स में कमी करती है, जिससे लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। कौन सा अमेरिकी राज्य भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव करता है जो फलों, सब्जियों और अंगूर के बागों की खेती का समर्थन करता है? तो यह होता है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। कश्मीर का इतिहास दर्ज करने वाली ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। कल्हण ने जम्मू कश्मीर के स्थिति का वर्णन करते हुए राजतरंगिणी को लिखा है। फिर बाण, जिनका पूरा नाम बाण भट्ट है, उन्होंने हर्षचरित लिखा। वहीं बिल्हन के द्वारा लिखा गया पुस्तक मिताक्षरा है। कालिदास का नाम आया है, तो कालिदास के बारे में मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। उन्होंने मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार जैसे पुस्तक लिखे हैं। आप बुक्स एंड ऑथर की 2 वीडियोस को चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, वो आपके बहुत काम में आएंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। मुक्त पतन किस प्रकार की गति से मेल खाता है? तो मुक्त पतन एक समान त्वरित गति से मेल खाता है, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। वे तरंगे जो गैसों में फैल सकती हैं, तो गैसों में फैल सकने वाली तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडल वेव कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे का प्रमुख स्रोत में से एक था? तो यह था राजस्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में
तांबा यानी कॉपर खेतड़ी राजस्थान से आता था, वहीं टिन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना यानी गोल्ड कोलार के सोने की खानों से आते थे, जो कि कर्नाटक में है। वहीं चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। लेपिस लजूली, जो कि एक नीले रंग का पत्थर होता था, वह अफगानिस्तान के शोर्तुगाई से मंगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40। यह अंतिम प्रश्न है। वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए 2025 में संशोधित पद्धति के लिए दावा प्रस्तुत करने से पहले कुछ निश्चित सीमाओं की आवश्यकता होती है। सही पात्रता जोड़ी कौन सी है? तो 5 years ऑफ रेस्टोरेशन एंड 60% कैनोपी डेंसिटी। हुए हमारे 17 मार्च 2026 के पहले शिफ्ट के 40 क्वेश्चन। हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखे। मैं इसी सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इम्पॉर्टेंट लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ओपन कंपास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।